हूं आपके साथ सलोनी। कार्यक्रम की शुरुआत में आज सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार के बेमिसाल 8 सालों की। जी हां, 26 मई को पीएम मोदी को देश की बागडोर संभाले 8 साल हो गए। इन 8 सालों में देश की तस्वीर कितनी बदली, इस पर बात होगी। फिर बात करेंगे योगी 2.0 के मेगा बजट की, जो सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। इस बजट को विकास का बजट, भविष्य का बजट और बदलाव का बजट भी कहा जा रहा है। लेकिन ये बजट विकास को कितनी गति देगा, कितने अवसरों को बढ़ाएगा और कमजोर वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेगा, आज इसके बारे में भी बात होगी। और फिर बात करेंगे विधानसभा चुनाव के बाद अब यूपी की राजनीति कैसे करवट बदल रही है। पास पास रहने वाले दूर दूर खफा खफा से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। सबसे पहले बात करते हैं 26 मई की। ये वो तारीख है जिसने देश की राजनीति में एक लकीर खींच दी। बीते 8 साल में सियासत का रंग रूप बहुत हद तक बदल गया है, लेकिन हम केंद्र में मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। 26 मई को पीएम मोदी को देश की बागडोर संभाले हुए 8 साल हो गए। 16 मई 2014 को नतीजे आए थे। फिर 26 मई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देश भर में आज मोदी मैजिक का असर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हो या यूपी की सत्ता में दमदार तरीके से दोबारा वापसी हो, सबका आधार मोदी सरकार ही है। 26 मई के दिन ही 2014 में इस सफर की शुरुआत हुई थी और इस सफर को 8 साल भी पूरे हो गए हैं। 8 साल पहले देश की तस्वीर कैसी थी और इन 8 सालों में इसमें कैसा बदलाव आया और किन फैसलों ने देश की तकदीर को बदला, इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश भर में महादेव की नगरी काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की गूंज है। महादेव की नगरी में जब फव्वारा और शिवलिंग की बहस हो रही है, तब महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक पीएम मोदी की सत्ता को 8 साल पूरे हो गए। साथियों, चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है। इन 8 सालों में पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा को बदल कर रख दिया और देश दुनिया के सामने एक नई परिभाषा गढ़ी। बीते 8 सालों में पीएम मोदी ने सेवा को ही सियासत का मूल मंत्र बना दिया। यही वजह है कि 8 सालों में मोदी सरकार मजबूत होती चली गई और बीजेपी का प्रभाव और प्रस्ताव बढ़ता चला गया। 2014 में देश के 7 राज्यों में 31% आबादी पर बीजेपी का शासन था। साल 2018 आते आते ये आंकड़ा बढ़ा और 21 राज्यों में 71% आबादी पर बीजेपी राज करने लगी। और मौजूदा समय में 2022 की अगर बात करें तो 18 राज्यों में 51% आबादी पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। 26 मई 2014 के बाद देश में एक ही नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है। इस नाम की गूंज के पीछे कड़े और बड़े फैसले का गणित है, जिनकी कभी कल्पना भी मुश्किल थी। बीते 8 सालों में मोदी सरकार के उन 8 बड़े फैसलों के बारे में भी जानिए, जिन्होंने मोदी सरकार की नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। राम मंदिर निर्माण। देश के सबसे लंबे विवादों में एक राम मंदिर जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ट्रस्ट बनाया और 2020 में मंदिर का निर्माण का काम शुरू हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन में खुद नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। मंदिर निर्माण का कार्य उसके बाद से तेजी से शुरू हो गया है। अब 1 जून से मंदिर के गर्भगृह का भी काम शुरू हो जाएगा। देश की एक बड़ी आबादी
मोदी सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि मानती है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। मार्च 2020 में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान हुआ। लॉकडाउन लागू होने के बाद हुआ ऐलान। योजना का मकसद कोरोना संकट की वजह से हुए तनाव को कम करना था। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त राशन बांटा। इस योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में हुई थी योजना की शुरुआत। 2016 में 2.2 करोड़ लोगों ने कनेक्शन लिया। 7 सितंबर 2019 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत गरीब परिवार के हर सदस्य को हर 5 साल में 5 लाख का मेडिकल बीमा मिलता है। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना में 16 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दिसंबर 2018 में हुई थी योजना की शुरुआत। इस योजना में किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिसंबर से मार्च 2021 और 22 के बीच 11 करोड़ 11,96,895 लोगों को भुगतान किए गए। कोरोना वैक्सीनेशन, अब तक 192 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्टार्टअप इंडिया, पीएम मोदी ने शुरू की देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की मुहिम। 15 अगस्त 2015 को हुआ था ऐलान। 16 जनवरी 2016 को हुई थी शुरुआत। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की दुनिया भर में तारीफ। MYY, महिला यूथ और योजना, इस योजना से सरकार ने लोगों के बीच पैठ बनाई। MYY समीकरण की बीजेपी की जीत में अहम भूमिका रही है। इस समीकरण के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। 26 मई को मोदी सरकार के बेमिसाल 8 साल पूरे हुए। इस दौरान केंद्र की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई। ये वो योजनाएं रही हैं जिन्होंने देश की जनता को गरीबी, परेशानी और मोहताजी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट की। 26 मई को योगी सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था जो पूर्ण तो था ही था और भारी भरकम भी था। 6.25 लाख करोड़ का जो ये बजट पेश किया गया, इससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि किन किन क्षेत्रों में ये बजट किस तरह आवंटित किया जाएगा और इससे किसको कितना फायदा होगा। आकार के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा है और इस बजट को नए रंग रूप में ढालने की कोशिश की गई है। अब इस बजट में आपके लिए क्या खास है, ये हमारी इस स्पेशल पेशकश में देखिए। छब्बीस मई 2022 को यूपी का बजट ऐतिहासिक बन जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब चमड़े के बैग की जगह टैबलेट लेकर विधानमंडल सदन पहुंचे तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई। होती भी क्यों ना, पहली बार यूपी का बजट पेपरलेस जो पेश हुआ था, ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने इस बार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश, यूपी को मिले 6,15,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया बजट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। बजट में सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार,
कृषि सेक्टर पर फोकस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए बहुत कुछ खास है। इस बार यूपी का बजट करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का है और इस बजट में किसके लिए क्या खास है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। स्वास्थ्य चिकित्सा सेक्टर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना के लिए 560 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपए। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 113 करोड़ 52 लाख रुपए। किसान कल्याण पर भी ध्यान। बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए। सिंचाई के लिए डीजल की जगह वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के लिए 15,000 सोलर पंपों की स्थापना होगी। बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा गया। प्रदेश के सभी जनपदों के सभी 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिसकर्मियों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना। बजट 2022 और 23 में बाल कल्याण पर ध्यान। बाल कल्याण के लिए सरकार ने 203 ब्लॉक स्तरीय केंद्रों को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का रूपांतरण। युवाओं के लिए खास है बजट। युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित होंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया के तहत 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना होगी। बजट 2022 और 23 में रोजगार सृजन। 5 सालों में 4 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में मनरेगा योजना अंतर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य रखा। चिकित्सा शिक्षा में 3,000 नर्सों की नियुक्ति, करीब 10,000 पद सृजित किए गए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में बीजेपी के लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश की गई है। इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में बेरोजगार और युवाओं के लिए क्या? 1 करोड़ 81 लाख युवाओं को रोजगार। 60 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार। 5 सालों में युवाओं को 4.5 लाख नौकरियां। माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 टीचर्स की भर्ती। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना से मिलेगा रोजगार। साल 2022-23 में 800 इकाइयों की होगी स्थापना। 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। आईटी सेक्टर में 4 लाख रोजगार। युवाओं के लिए 1,500 करोड़ का ऐलान। 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। काशी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। योगी सरकार 2.0 में धार्मिक आस्था वाले शहरों के लिए भरपूर बजट दिया गया है। बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए। अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़। अयोध्या में जन सुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़। कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़। अयोध्या में सीपैट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़।
सरकार के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। छात्र के साथ किसान, बुजुर्ग और महिलाओं के हितों को वरीयता देने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। भाजपा सरकार ने मिशन 2024 को ध्यान में रखकर इस बार के बजट में विकास की हर योजना पर फोकस किया है और इसीलिए ये बजट हर बार से खास और ऐतिहासिक है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। गुरुवार को विधानसभा में इसका भी खुला नजारा देखने को मिला। शिवपाल यादव ने सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और बिना नाम लिए अपने भतीजे को धुतकार दिया। शिवपाल ने कहा कि अगर चुनाव में अखिलेश ने मेरा साथ दिया होता या लिया होता तो उनको विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। चाचा शिवपाल का ये बयान तो बहुत छोटा सा था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे, जिसने राजनीति की दुनिया में हलचल सी मचा दी है। शिवपाल के बयान में उनका दर्द, अखिलेश से नाराजगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। शिवपाल यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया, क्यों कहा, ये समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति विधानसभा चुनाव के बाद काफी करवटें ले रही है। अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान शिवपाल यादव के साथ गठबंधन किया था और शिवपाल यादव ने भी बड़ी उम्मीदों के साथ अखिलेश के साथ गठबंधन किया था। लेकिन शिवपाल यादव का मानना है कि अखिलेश अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। गठबंधन के दौरान शिवपाल ने अपने साथ ही अपने करीबियों के लिए सीटों की डिमांड की थी। शुरुआत में तो अखिलेश ने आश्वासन दे दिया था, लेकिन जब टिकट घोषित हुआ तो केवल शिवपाल को जसवंत नगर से टिकट मिला। विधानसभा चुनाव के समय से लेकर अब तक शिवपाल के अंदर ये गुबार था जो शायद सदन में निकल गया। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच की जो खाई बन गई है, ये कब और कैसे पटेगी, इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। अकेले उत्तर प्रदेश उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान सदन के भीतर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चर्चा का केंद्र बन जाती है। ठीक इसी तरह पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भरे सदन में सीएम योगी की तारीफ तो की, लेकिन अपने भतीजे अखिलेश यादव पर भी तंज कसने में चूके नहीं। सदन में शिवपाल के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। मैंने पूरी फौज तैयार कर रखी थी, यदि वो मेरे साथ आ जाते तो सपा की हालत दूसरी होती। अब सवाल ये उठ रहा है कि सपा की हार का कारण क्या चाचा शिवपाल की ताकत को नजरअंदाज करना रहा? कब पटेगी चाचा भतीजे के बीच की खाई? फिर छलका शिवपाल का दर्द। क्यों भतीजे से खफा है चाचा? पहले दर्द भरा ट्वीट, अब ये बयान। मेरा साथ ले लेते तो सत्ता में होते। शिवपाल के बयान से सियासत गर्म। अखिलेश से बिफरे शिवपाल। बाबा को दुलार, भतीजे को धुतकार। भतीजे से क्यों खफा है चाचा शिवपाल? भतीजे से लड़ाई सदन तक आई। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। तो हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। शिवपाल का ये बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवपाल के अंदर गुस्सा किस तरह से हिलोरे मार रहा है। पहले शिवपाल का अखिलेश के खिलाफ ट्वीट कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी।
हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। तो अब ये बयान, जिससे साफ पता चल रहा है कि शिवपाल के अंदर किस हद तक गुस्सा है, जो रह रह कर निकल रहा है और आए दिन कोई न कोई ऐसे संकेत शिवपाल यादव की तरफ से आते रहते हैं, जिससे अब ये नाराजगी जग जाहिर है। अकेले उत्तर प्रदेश उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता। गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में एकजुटता के बहाने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने भतीजे अखिलेश यादव का बिना नाम लिए ही कहा कि अगर विपक्ष में बैठे लोगों ने साथ दिया होता तो वो सत्ता में होते और सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में होते। अकेले उत्तर प्रदेश जिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। भतीजे के प्रति चाचा की नाराजगी धीरे धीरे जगजाहिर हो रही है। अखिलेश के प्रति शिवपाल की नाराजगी की खबरें दबी जुबान चल रही थी, पर पहले शिवपाल का दर्द से भरा ट्वीट और अब सदन में शिवपाल के तीखे तेवरों ने यादव परिवार में लगे झटके को सरेआम कर दिया है। अब चाचा के अंदर पनपता भतीजे के लिए गुस्सा, उस पर छलकता उनका बेतहाशा दर्द और दर्द से निकलते उनके मुंह से तीखे अल्फाज, जिससे एक बात तो साफ है कि चोट तो गहरी लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच की ये खाई कब पटेगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।